फटाफट नजर डालते हैं देश और दुनिया की सुपरफास्ट खबरों पर। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद अब देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर उठने लगे सवाल। राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने देश में लगातार बढ़ रही आबादी को काबू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आगामी संसद सत्र में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पेश करने की अपील की। बता दें कि पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद देश की बढ़ती आबादी पर चिंता जताई थी। डॉक्टर अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने 15 अगस्त 2019 के अवसर पर देश में जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत बताई थी। इस संकल्प को पूरा करने का समय आ गया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप आगामी सत्र में इस संबंध में उचित विधेयक लाने पर विचार करें। बता दें कि पिछले समय लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जिन वादों का जिक्र किया था उनमें से 3 वादों में 7 महीने के अंदर पूरा कर लिया था। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 377 हटाने, नागरिकता संशोधन बिल लाने और 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने का दावा किया था। इसके बाद पीएम मोदी ने राम मंदिर की नींव रखी थी है। इन चारों दावों को पूरा करने के बाद अब कहा जा रहा है कि मोदी सरकार जल्द ही नागरिक संहिता बिल और जनसंख्या नियंत्रण कानून को भी काम शुरू कर देगी। बता दें कि दुनिया के कई विकासशील देशों की जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया है। चीन में सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने की इजाज़त है। भारत में फिलहाल जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कोई कानून नहीं। सरकार सिर्फ लोगों से छोटा परिवार रखने की अपील करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया। मोदी ने कहा कि इस नेटवर्क से अंडमान निकोबार के लोगों को सस्ती और तेज इंटरनेट सेवा मिल सकेगी। व्यापार बढ़ाने के लिए ग्रेट निकोबार में 10,000 करोड़ की लागत से पोर्ट बनाने का प्रस्ताव भी है। तेईस किलोमीटर लंबी केबल बिछाने की लागत 1,224 करोड़ रुपए आई है। 2018 में इसकी नींव मोदी ने रखी थी। केबल के से पोर्ट ब्लेयर को स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कुवारता, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगत को भी जोड़ा जा सकेगा। भारत की आज़ादी की तपोस्थली, संकल्प स्थली अंडमान निकोबार की भूमि और वहां पर रहने वाले सभी को नमस्कार। आज का दिन अंडमान निकोबार के द्वीपों से बसे लोगों के साथ पूरे देश के लिए अहम है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन करते हुए करीब 1.5 साल पहले सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल योजना का शुभारंभ का अवसर मिला था। इस खुशी में आज लोकार्पण करने का मौका मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही। स्वतंत्रता दिवस से पहले मैं अंडमान के लोगों के लिए एक स्नेहभरे उपहार की तरह देखता हूँ। गहरे समुद्र सर्वे केबल की कैपिटल मेंटेन करना और विशेष जहाज़ों के जरिए केबल बिछाना आसान नहीं था। प्रधानमंत्री ने कहा कि जितना बड़ा ये प्रोजेक्ट था उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी थी। चेन्नई के तमिलनाडु में लोगों के लिए जिम खुल गए हैं। एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियन में गोल्ड मेडलिस्ट आरती अरुण का कहना है कि पावर लिफ्टर होते हुए हमें कई उपकरणों का ट्रेन होना पड़ता है और घर पर यह मुश्किल होता है। जिम में ट्रेनिंग से फिटनेस और इम्यूनिटी बढ़ती है। भारत में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों में देश में संक्रमण से ठीक हुए मरीजों की संख्या 15 लाख के पार कर गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। मंत्रालय के अनुसार 10 राज्यों में 80% मामले सामने आ रहे हैं। ताजा आंकड़ों की अगर बात करें तो 24 घंटे में 62,064 मामले सामने आए हैं। 1,007 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस दौरान 4,70,023 सैंपल टेस्ट हुए हैं। लगातार चौथे दिन कोरोना का 60,000 से ज्यादा मामले सामने आने का अनुमान लगाया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना वायरस से बाद प्लाज्मा डोनेट करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि वे कोरोना से संक्रमित लोगों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा डोनेट करेंगे।
जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने सुशांत केस को लेकर शिवसेना पर हमला करते हुए कहा है कि शिवसेना नेता संजय राउत मानसिक रूप से बीमार हैं, उनकी बुद्धि पर तरस आता है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में केंद्र सरकार ने सीबीआई की जांच की मंजूरी दे दी है। इसके लेकर अब पूरे मामले पर राजनीति और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। महाराष्ट्र के शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार शुरू से ही इस मामले में मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा जता रही थी। सीबीआई जांच के फैसले के बाद शिवसेना अप्रत्यक्ष रूप से भीड़ास निकाल रही है। शिवसेना के राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने इस मामले को साजिश करार दे दिया है। संजय राउत ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कुछ लोग पर्दे के पीछे पटकथा लिख रहे हैं, वो सच छुपाना चाहते हैं, इसलिए दबाव तंत्र बताया जा रहा है। सीबीआई के कंधे पर बंदूक रख महाराष्ट्र सरकार को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि एक साजिश है। हरियाणा के सोनीपत में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि बड़ौदा उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, जिसके चलते कृषि मंत्री जेपी दलाल को बीजेपी ने बड़ौदा उपचुनाव का प्रभारी लगाया है। अधिकारियों से बात करते हुए कहा कि सभी कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए जेपी दलाल ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी अपनी नीतियों को लेकर जनता के बीच जाएगी और जनता कार्यों को देखते हुए वोट मांगेगी। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को लेकर अस्पताल और स्कूल बनवाना जरूरी है, ना कि उसका नाम जरूरी है। पहले अस्पताल बनेंगे तभी नाम रखा जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई नई शिक्षा नीति का गतिरोध और विरोध करने के कांग्रेस विपक्ष को एकजुट करने में जुटी हुई है। नई शिक्षा नीति की शास्त्रीय भाषाओं की लिस्ट में बंगाली भाषा को शामिल न किए जाने का कांग्रेस ने और लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर प्रदेश की ओर से विरोध दर्ज करवाने की अपील की है। बता दें कि अधीर रंजन लगातार नई शिक्षा नीति के बंगाली भाषा को शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन ने एक पत्र लिखा है कि ममता सरकार को प्रदेश की ओर से नई शिक्षा नीति का विरोध करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मैं नई शिक्षा नीति में बंगाली भाषा की मांग करते हुए ममता सरकार से राज्य में विरोध प्रदर्शन करवाने की भी अपील करता हूं। सुशांत सिंह सुसाइड मामला वक्त के साथ साथ गहराता जा रहा है। एक तरफ सुशांत की सुसाइड को लेकर गुत्थी उड़ती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नेपोटिज्म को लेकर बहस पर तेजी होती भी नजर आ रही है। एक्ट्रेस कंगना रनौत शुरुआत से ही सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड का हवाला देकर सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पर निशाना साध रही हैं। उन पर नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म का आरोप लगा रही हैं। अब एक्ट्रेस ने आउटसाइडर्स पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। इस बारे में उन्होंने अब एक्टर आयुष्मान खुराना को घेरे में लिया है। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि शिवसेना का सुशांत सिंह केस से दोहरा नजरिया अब जनता के सामने आ गया है। उनके बयान और सीबीआई जांच पर आपत्ति इस बात की ओर इशारा करती है कि ना उन्हें संघीय ढांचे पर विश्वास है और ना ही कानून की इज्जत। राजीव रंजन ने कहा कि शिवसेना चाहे जितनी ताकत लगा ले, लेकिन सुशांत को न्याय दिलाने में हमें कोई नहीं रोक सकता। रक्षा मंत्रालय द्वारा 101 डिफेंस आइटम को आयात करने से मना करना आत्मनिर्भर भारत बनाने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है। देश में उत्पादन और बढ़ाने के लिए इन आइटम का आयात बंद करना उन्होंने सराहनीय कदम बताया है। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यूपी में दलितों के साथ घटनाएं हो रही हैं, लेकिन मायावती कुछ नहीं कर रही, वो अपनी रणनीति बदल चुकी हैं। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारतीय रक्षा बल रक्षा मंत्रालय को 100 हेरोन ड्रोन मंगवाने का प्रस्ताव भेजने वाला है। रक्षा बल को उम्मीद है कि हेरोन ड्रोन में शामिल होने से हमारी सेना ज्यादा मजबूत होगी और दुश्मन देशों से मुकाबला करने में आसानी होगी।
वहीं ये भी बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय के सामने जल्द ही ये प्रस्ताव रखा जाएगा जिसमें उनसे 100 हेरोन ड्रोन मंगवाने का कहा जाएगा। इससे हमारे देश के लिए सीमा की देखभाल करना आसान हो जाएगा और साथ ही हम हवाई हमले के मामले में भी काफ़ी मजबूत हो जाएंगे। बता दें कि यह प्रस्ताव कई सालों से लंबित है। इस पर एक बार फिर से विचार किया जा रहा है क्योंकि हाल ही के दिनों में देश के लिए वातावरण प्रतिकूल यानी कि विपरीत हो गया है। ऐसे में एक मानव रहित ड्रोन की जरूरत है जो न केवल निगरानी करने में माहिर हो बल्कि काफ़ी ऊंचाई से जमीन पर हमला करने में भी सक्षम हो। चीन के इशारे पर सीमा क्षेत्रों में तनाव पैदा करने रहे नेपाल अब भारतीय देवी देवताओं और महापुरुषों पर विवाद पैदा करना शुरू कर दिया है। नेपाल ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के भगवान गौतम बुद्ध को भारतीय कहे जाने पर भी कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए उन्हें नेपाली बताया है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्यों से यह साबित हुआ है कि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने सीधे अंदाज में नेपाल को करारा जवाब दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने नेपाल की आपत्ति पर पलटवार करते हुए सीआईआई के कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर की टिप्पणी ने कहा कि हमारी साझा बौद्ध विरासत से संवर्धित किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है जो नेपाल में है। बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय उद्योग परिसंघ के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा असर अमेरिका पर हुआ है। अमेरिका ने हर दिन संक्रमण के नए मामले सामने आने का सिलसिला जारी है। वैश्विक महामारी के कारण देश की आर्थिक हालत भी खराब हो गई है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए लोगों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। उन्होंने अमेरिकी संसद के फैसले को दरकिनार करते हुए बेरोजगारी भत्ता बढ़ाने समेत कई ऐसे फैसले किए हैं जिनसे आम लोगों की मुश्किलों का वक्त में काफ़ी सहायता मिलेगी। कोरोना वायरस महामारी को लेकर एक नए राहत पैकेज की अमेरिकी संसद की मंजूरी नहीं मिल पाने के बाद ट्रंप ने शनिवार को बेरोजगारी भत्ते में इजाफा करने का आदेश दे दिया है। ट्रंप ने न्यू जर्सी के वेस्टमिंस्टर में अपने निजी फार्म हाउस में 4 कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। ट्रंप ने वैश्विक महामारी के दौरान लाखों अमेरिकियों के लिए बेरोजगारी लाभ जारी रखकर नवंबर 2020 में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों में बढ़त लाने की कोशिश की है। इससे पहले कांग्रेस ने इस भुगतान को खत्म किए जाने के लिए कहा था। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने सदियों पुराने बौद्ध मंदिर में देश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है, जिसके बाद देश में प्रतिभाशाली परिवार की सत्ता पर पकड़ और मजबूत हो गई है। SLPP के समर्थकों ने श्रीलंका के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में उनके शपथ लेने का जश्न मनाने के लिए पटाखे छोड़े। राजमहा बिनहाय, जिसे कलोनिया मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, वह 2500 पुराना मंदिर है। मंदिर की वेबसाइट के मुताबिक मंदिर की अक्सर श्रीलंका के उत्थान का पतन से जोड़कर देखा जाता है। ऐसी कहावत ये भी है कि मंदिर उठता है, श्रीलंका का उत्थान होता है। जब ये गिरता है तो देश और उसका प्रशासन गिरता है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई ने हिंदी भाषा के प्रति अपना प्रेम उजागर करते हुए हिंदी में एक अपना ट्विटर अकाउंट खोला है। उन्होंने फारसी, अरबी, उर्दू, फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी और अंग्रेजी जैसी अन्य भाषाओं में भी खाते खोले हैं। बता दें कि आयतुल्ला अली खामनेई ईरान के सर्वोच्च नेता माने जाते हैं। 1830 में आयतुल्ला खामनेई के दादा उस समय के अवध के नवाब के साथ ईरान और इराक की यात्रा पर गए थे। सैयद अहमद मुसानी इस ईरान खामनेई गांव का इतना पसंद आया कि वे वहीं बस गए और उसके बाद से अब दादा की प्रेम के बाद हिंदी प्रेम खामनेई ने जताया है। पाकिस्तान में पिछले 3 दिन से हो रही भारी बारिश के कारण कम से कम 58 लोगों की जान चली गई है, लेकिन प्रधानमंत्री इमरान खान को सब कुछ छोड़कर कश्मीर की चिंता लगी हुई है। इमरान ने एक बार फिर न सिर्फ ऐलान किया है कि वे भारतीय कश्मीर को आज़ाद कराकर रहेंगे, बल्कि कश्मीर शोषण दिवस जैसे कार्यक्रम भी जारी करने के लिए कहा है।
कर्ज में डूबे पाकिस्तान, कोरोना और 58 लोगों की मौत के बावजूद इमरान का पूरा ध्यान कश्मीर के जरिए अपनी राजनीति चमकाने पर लग रहा है। इमरान खान ने ऐलान किया है कि भारतीय कश्मीर को आज़ाद कराकर ही दम लेंगे। पाकिस्तानी अखबारों के मुताबिक इमरान खान ने पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर की असेंबली को संबोधित करते हुए कश्मीर के विशेष दर्जे को ख़त्म करने के लिए रहेंगे और ऐसा भी कहा है कि मोदी उसमें फंस चुके हैं। भारत ने सिंधु जल समझौते पर एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर बातचीत शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि जानकारी के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान से सिंधु जल आयोग की आभासी बैठक आयोजित करने को कहा है। भारत द्वारा ये प्रस्ताव मिलने के बाद पाकिस्तान ने कहा है कि दोनों देशों के बीच ये बातचीत अटारी बॉर्डर पर होनी चाहिए। हालांकि भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत चाहता है कि ये बातचीत वर्चुअल तरीके से हो। भारत ने पाकिस्तान के सामने बातचीत का प्रस्ताव ऐसे समय में रखा है जब विश्व बैंक पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए भारत के साथ सालों से चल रहे उसे जल विवाद में व्यवस्था करवाने से इनकार कर दिया है। पानी को लेकर जब भारत पाकिस्तान के बीच विवाद ज़्यादा बढ़ गया तब 1949 में अमेरिकी विशेषज्ञ और टेनिस वैली अथॉरिटी के प्रमुख डेविड लिथियंत ने इस तकनीकी रूप से हल करवाने का सुझाव दिया था। उनके राय देने के बाद इस विवाद को हल करवाने के लिए सितंबर 1951 में विश्व बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष यूजीन ने मध्यस्थता करने का बात स्वीकार की थी, जिसके बाद 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था। असम के जोरहाट में एक ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग शॉप में कल भीषण आग लगी। आग लगने के कारण 2 लोगों की मौत हो गई और शॉप में मौजूद सामान भी जलकर राख हो गया। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं असम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डिप्टी चेयरमैन दिलीप अग्रवाल ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि लोगों की 2 की जान गई है और 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। नोएडा सेक्टर 63 में एक बॉल पेन बनाने वाली कंपनी में भीषण आग लगी। आग इतनी भयानक थी कि आग के कारण कंपनी में मौजूद गार्ड की मौत हो गई और लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। हरियाणा के हिसार में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक होटल के मैनेजर ने अपने साथी के साथ मिलकर कथित तौर पर विदेश महिला के साथ गैंगरेप किया है। महिला मूल रूप से थाईलैंड की रहने वाली बताई जा रही है। हिसार के स्थानीय एसएचओ मनमोहन सिंह ने बताया कि इस मामले में मुख्य आरोपी गुलशन को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आरोपी फरार हैं और हम जल्दी ही उनकी गिरफ्तारी भी कर ले। बता दें कि 41 साल की पीड़िता 6 अगस्त को हिसार आई थी और वह रेड स्क्वायर मार्केट में स्थित एक होटल में रह रही थी। पंजाब की पटियाला पुलिस ने नशा तस्करों और अवैध शराब के कारोबारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस साल की शुरुआत से ही पुलिस ने 617 मामले दर्ज किए हैं और 544 लोगों को गिरफ्तार किया है। 20,061 लीटर लाहन भी बरामद की है। साथ ही 19 ऑपरेटिंग भट्टों को भी जब्त किया है। इसकी जानकारी एसएसपी विक्रमजीत सिंह दुग्गल ने स्वयं दी। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के मौके पर आज़ाद हिंद फौज के सिपाही रहे उमराव सिंह यादव को सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से भेजा गया सम्मान पत्र और शॉल रोहतक के एसडीएम राकेश कुमार सैनी ने भेंट की। इस मौके पर 97 साल के उमराव सिंह ने स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी यादें भी साझा की। दरअसल उमराव सिंह रोहतक जिले में एकमात्र जीवित स्वतंत्रता सेनानी हैं। कोरोना वायरस महामारी में बॉलीवुड हस्तियों ने सरकार से लेकर जरूरतमंद लोगों की मदद की है। स्टार्स ने सीधे पैसे देने के अलावा कई तरह के लोगों की मदद कर रहे हैं। वहीं शाहरुख खान ने भी क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए अपना ऑफिस बीएमसी को दे दिया है।
शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान की ओर से की गई इस मदद की काफ़ी तारीफ की गई है और बीएमसी ने खान मुंबई स्थित अपने ऑफिस को क्वारंटाइन सेंटर देने के लिए कपल का शुक्रिया अदा किया है। एनबी सुपरफास्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़। धन्यवाद।